Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. So this is your English mentor Shalini Mandras welcomes you all in the All India Speed Test discussion session. Now this session will be very beneficial for you all. आप लोग हर हफ्ते हमारे साथ जरूर जुड़ा करिए और मॉर्निंग की 8 AM की क्लास होती है आपकी एडिटोरियल वोकैबुलरी की, उसमें जुड़ा करो ताकि ये जो एसटी वगैरह करते हो ना तो उसमें रीडिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं, जो वोकैबुलरी आती है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 to 30. क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 3 सेंटेंसेस. हर एक क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. ईच सेंटेंस हैज अ पेयर ऑफ वर्ड्स. हर एक सेंटेंस में पेयर ऑफ वर्ड्स दिया है जो हाईलाइटेड है. उन हाईलाइटेड वर्ड्स में से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है जिससे कि करेक्ट सेंटेंस बन जाए. चलो भैया, तो ये देखो यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइट है, यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइट है और यहाँ पे ये वर्ड हाईलाइट है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पहले इसका मतलब होता क्या है. अगर हम बेट और बेट की बात करें, प्रोनाउंस सेम होगा. ठीक है, तो ये बिहेवियर नहीं होगा, ये इमोरल और अमोरल. ठीक है, तो ये होगा. तो हाँ, हम बोल रहे थे बेट. बेट मतलब क्या होता है? समथिंग इज इंटेंडेड, है ना, कि किसी को कोई चीज एनकरेज करने के लिए कोई चीज की जाए. तो ये किसका मतलब होता है? बेट. समवन इज एंटाइज टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए उसको जोर दिया जाए, एनकरेज किया जाए, है ना. और BATE का मतलब क्या होता है बताओ, कौन बताएगा? बेट का मतलब क्या होता है? जो गुस्से वाला एकदम मूड होता है ना, उसे हम बोलते हैं बेट. एन एंग्री मूड. अगर हम एमोरल की बात करते हैं, एमोरल तो नहीं बोलते, अमोरल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अमोरल, है ना, जिसमें मॉरल सेंस बिल्कुल भी नहीं होता, है ना. तो यहां पे हम लिख देते हैं अमोरल इज लैकिंग मॉरल सेंस. और इमोरल, इमोरल क्या होता है? अगर हम इमोरल की बात करते हैं, ये भी एक नाउन है. इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट कंफॉर्मिंग टू एक्सेप्ट, राइट, नॉट कंफॉर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉरलिटी, मॉरलिटी को ना मानना. सो दे हैव द पावर टू अल्टर और एनल और एनुअल. नाउ जब हम एनल की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एनल? किसी चीज को नल एंड वॉइड कर देना. दैट इज मेंट टू बी डिक्लेयर इनवैलिड कर देना चीजों को. और अगर एनुअल बोले तो एनुअल जैसे पूरे साल का नहीं होता है, वैसे हम बोलते हैं उसको एनुअल. ठीक है, तो मीनिंग पता चल गया. सेंटेंस पढ़ो. मेनी पोटेंशियल बायर्स इन द मार्केट. बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल बायर्स हैं कहा? मार्केट में. दैट आर रिलेक्टेंट टू टेक दी, जो बहुत ज्यादा रिलेक्टेड हैं क्या करने के लिए? एंग्री मूड या एंटाइज टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए. तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आएगा? ए वाला. द इनफेमस क्रिमिनल, जो क्रिमिनल बिल्कुल भी फेमस नहीं है, हैड टू बी पनिश्ड फॉर हिज. ऑब्वियसली इमोरल बिहेवियर होगा कि नहीं होगा? अमोरल बिहेवियर नहीं, इमोरल बिहेवियर. सो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आ गया. दे हैव द पावर टू अल्टर. उनके पास इतनी पावर है कि वो चीजों को क्या कर सकते हैं? अल्टर कर सकते हैं. और एनल और एनुअल, तो ऑब्वियसली एनल ही करेंगे, यानी कि इनवैलिड करने की क्षमता है उनके अंदर. इनएप्रोप्रिएट जो डिसीजंस लिए गए ऑफ देयर ओन स्टैंडिंग कमिटीज. तो ABA कहां दिया हुआ है? ABA दिया है हमें ऑप्शन नंबर 4 में. तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. गॉट इट? इस तरीके से जब आप मीनिंग पे ज्यादा जोर दे देते हैं तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है सेंटेंस को रीड करना. नाउ कॉन्सेंसस, और ये वर्ड सारे वोकैबुलरी में पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, जो मॉर्निंग 8 AM की क्लास होती है. चलो, वर्ड्स हाईलाइटेड दिख गए. सो यहां पे क्या है? कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस मतलब सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट, है ना, सहमति किसी चीज की. अगर हम कॉन्सेंशियस बोलते हैं, है ना, कॉन्सेंशियस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर विशिंग टू डू वंस, यू नो, एक तरीके से वंस वर्क और ड्यूटी. विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी. अब यहां पे क्या है? एसल्स और एसल. ठीक है, अब यहां पे क्या है? तो ये जो एसल है इसका मतलब क्या होता है? एन आइलैंड. ये आइलैंड से रिलेटेड होता है, या पेनिनसुला भी बोल सकते हैं. नॉट पेनिनसुलर, इट्स पेनिनसुला, राइट. और अगर एसल बोलेंगे, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स. जो एक गैप होता है उसे हम बोलते हैं
अ पैसेज बिटवीन रोज, जो सीड्स की रोज होती है ना, उसके बीच का जो पैसेज रास्ता होता है उसे हम बोलते हैं। फिर आगे क्या है, एल और एल्स, है ना। देखो एल क्या होता है ना, एनी बियर अदर देन लार्जर स्टाउट, कोई बड़ा सा जानवर जैसे नहीं होता है, उसके लिए हम बोलते हैं। दैट इज लार्जर, है ना, जो बहुत बड़ा होता है उसके लिए बोलते हैं। और एल्स क्या होता है, ट्रबल, परेशानी। चलो पढ़ो यहाँ पे, देयर इज अ ग्रोइंग कॉन्सेंसस दैट द करंट रेजाइम हैज फेल्ड। ग्रोइंग कॉन्सेंसस, ऑब्वियसली ग्रोइंग ऐसा सहमति वाली चीजें चल रही हैं कि जो करंट रेजाइम है वो फेल हो गया, तो यहाँ पे तो ए हो गया। द म्यूजिक वॉज सो गुड, म्यूजिक इतना अच्छा था दैट इट हैड द ऑडियंस डांसिंग इन दी रो ऑफ सीट्स और आइलैंड। आइलैंड में तो नाचेंगे नहीं, ऑब्वियसली जहां पे वो बैठे थे वहीं पे नाचने लगे, तो ए हो गया। एक्सरसाइज इज प्रोबेबली द बेस्ट रेमेडी, जो आप एक्सरसाइज करते हो ना वो प्रोबेबली कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है फॉर व्हाटएवर, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं। तो ए और बी वो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। समझ में आया, वर्ड्स आर इजी, बस एक बार आप लोगों को इसको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गैम्बल और गैम्बल सेम, बार्ड और बार्ड, बोल्ड और बाल्ड, बहुत कुछ देखो, अब एक दो मीनिंग ऐसे हैं, एक दो वर्ड ऐसे हैं जो सेंटेंस के साथ भी ले जाते, तो एक बार मैं सेंटेंस के साथ आपको पहले बताती हूँ। द टू ऑफ देम रन ऑफ टू दी वुड्स, जो उनमें से दो लोग थे वो भाग गए जंगल की तरफ, फॉर अ गैम्बल टुगेदर, तो किस लिए भाग गए बताओ। जो एक एक्ट होता है ना ऑफ रनिंग एंड यू नो दौड़ने भागने का एक साथ, अब जंपिंग प्लेफुली, राइट, उसके लिए हम गैम्बल बोलते हैं। और ये वाला गैम्बल क्या होता है, गैम्बलिंग जैसे नहीं होती है, लोगों को ट्रिक करना, बेवकूफ बनाना, है ना, तो दिस इज द एक्ट ऑफ प्लेइंग गेम्स, दिस इज एन एक्ट ऑफ प्लेइंग गेम्स and this is an act of running together. Running playfully. तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग भाग रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं ना, तो यहां पे कौन सा वाला गैम्बल आएगा बताओ, ए की बी। ऑब्वियसली ये मस्ट क्लियर है कि बी आएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस का पार्ट है। टू बार्ड और बार्ड, देखो बार्ड मतलब रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगाना किसी चीज पर, है ना, तो यहाँ पे क्लोज करना, सिक्योर करना किसी चीज को विद अ लॉन्ग रिजिड ऑफ मटेरियल, जैसे हम बोलते हैं। बट ये बार्ड का मतलब कौन बताएगा, जब हम इस बार्ड की बात करते हैं, ये बार्ड होता है मींस कवर्ड एंड मैरिनेट दी वेंशन बिफोर सर्विंग इट। तो ये बताओ, बार्ड ये रोकने वाला होगा कि ये वाला होगा, ऑब्वियो कौन सा वाला होगा, कवर करने वाला। ही बोल्ड और बाल्ड, बाल्ड ये वाला तो यानी कि टकला या गंजा, हैविंग अ स्कैल्प होली विदाउट हेयर, ठीक। लेकिन अगर ये बोल्ड की बात करेंगे तो इस बोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप बहुत तेज तेज रोते हो ना उसे हम बोलते हैं वीप और क्राई नॉइजली, शोर मचा करके रोना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला बोल्ड आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। लाइक एन 8 year old child when he didn't get the आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम मिली तो 8 साल के बच्चे की तरह रोने लगा। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बी ए ए। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इन दी पास्ट एन इंग्लिश बैरन और बैरन, ये बैरन क्या होता है ये सभी को पता है। ये बैरन मतलब जैसे कहते नहीं कि जो उपजाऊ नहीं होती, दैट द लैंड विच इज इनफर्टाइल, ठीक है, जो आपकी लैंड इनफर्टाइल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैरन, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बैरन, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती कोई भी चीज। और दूसरा वाला बैरन क्या होता है, जो लोएस्ट ऑर्डर का मेंबर होता है किसी ब्रिटिश नोबिलिटी में, उसे हम बोलते हैं लोएस्ट वन, है ना। और ये वो क्या होता है, मैंने बता दिया, टू पुअर टू प्रोड्यूस एनीथिंग, लैंड के लिए। शी वोव हर हेयर इनटू अ चिक ब्रेड, देखो हेयर की बात करी, चोटी बांधने की बात करी, तो ये ब्रेड चोटी होती है, ये वाली ब्रेड क्या होती है, चोटी होती है। और दूसरी ब्रेड क्या होती है, व्हेन यू स्पोक और लाफ लाउडली, है ना, स्पीक और लाफ लाउडली। अब देखो यहां से तो ये पता चल गया कि बी ही आएगा। हिज बॉडी हैड अ लॉन्ग ब्रूज
और ब्रूज आफ्टर ही हैड बीन अटैक, जब उसके ऊपर अटैक किया तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा घाव होंगे ना, इंजरी होगी, तो ये इंजरी के लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रू कॉफी नहीं होती है, व्हेन यू मेक टी और कॉफी बाय मिक्सिंग इट, तो जब वो घायल हुआ, उसको हिज बॉडी हैज लॉन्ग ब्रूज, जब उसको अटैक हुआ तो इंजरी हुई, तो यहाँ पे भी ए हो गया। हमें बदल गया कि लास्ट में बी ए आएगा, तो बी ए दो में है, पहले वाले में क्या आएगा? बैरन लैंड की बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताइए भाई? ए बी ए, यानी कि यहां पे आपका ये वाला बैरन आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस साउंड सिग्नल। जो स्पीच साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है? साउंड सिग्नल की तरह, रेदर देन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट यूनिट्स। अब एक बात बताओ, डिस्क्रीट क्या होता है? जो इंडिविजुअल और सेपरेट होता है, अलग अलग एकदम। क्या होता है? अलग अलग जो एकदम होते हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट इज यूज फॉर पावर, है ना, जो आपकी पावर होती है उसके लिए हम यूज करते हैं केयरफुल और प्रूडेंट होना, है ना, अपने स्पीच और एक्शंस में। स्पीच और एक्शंस यू कैन से। द पुलिस फाउंड फ्लेक्स ऑफ ब्लड ऑन हिज क्लोथ। कहते हैं ना दाग धब्बे पाना, तो जो फ्लेक्स होता है ना, है ना, ये एक कोई चीज जो फ्लेक्स नहीं टंगे होते हैं बोर्ड में, होर्डिंग्स होती है ना जैसे, है ना, तो लिम्ब और ज्वाइंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, फॉर लिम्ब और ज्वाइंट, ठीक है, जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट बिकम बेंट, झुक जाता है। और ये फ्लेक्स क्या होता है? मैंने कहा ना दाग धब्बे जैसे, कि फ्लेक्स बना, दैट इज अ स्मॉल पैचेस ऑफ समथिंग। There are umpteen number of pollutants that foul। देखो ये तो सबसे इजी है। जब हम फाउल की बात करते हैं, दैट इज अ गैलिशियसनेस, है ना, गैलिशियस बर्ड दैट इज केप्ट इन इट्स एग। एक डोमेस्टिक कॉक और हैन की बात करते हैं, किसकी? फाउल की। डोमेस्टिक कॉक और हैन, और दूसरा फाउल मतलब दैट मेक डर्टी, पॉल्यूट करना। यहां पे क्या आ जाएगा कि स्पीच कैसी साउंड कर रही थी? एकदम अलग, rather than discrete units, right? The police found, क्या मिला उनको? बी, यानी कि दाग धब्बे, फ्लेक्स। There are umpteen number of pollutants, pollutants की बात की गई है, कोई चीज जो डर्टी है, पॉल्यूट कर रही है, तो बी। तो ए बी बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 5। यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट। 31 से 35 क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आपको बताना है इन 5 पार्ट्स में से कौन सा ऑड पार्ट है। एक तरीके से आप देख लो कि सेंटेंस आपको अच्छे से पढ़ना है और देखना कौन उस सेंटेंस से मैच नहीं कर रहा है। बहुत आसान है। अ बोन इज अ रिजिड ऑर्गन, जो हमारी हड्डियां होती है ना, वो एक रिजिड ऑर्गन होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट स्केलेटल। जो हमारा स्केलेटन होता है उसके पार्ट्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है बाय वार्मिंग अप एट मोर देन 2 डिग्रीज, प्रोड्यूस रेड एंड white blood cells, store minerals, provide structure and support for the body and enable mobility। आप ये बताओ बी और सी क्या कुछ थोड़ा सा गड़बड़ नहीं दिख रहा है? कि क्या प्रोटेक्ट करता है? बाय वार्मिंग अप एट। अगर आप जो ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन को वार्म कर दोगे तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सी वाला क्या हो गया? ऑड हो गया, देखते ही पता चल गया। सो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, द चेंज इन दी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उसको अगर चेंज कर दिया जाए, किसकी? वेव्स की, कैन रिजल्ट इन, उसका रिजल्ट क्या आएगा? कैन रिजल्ट इन चेंजेस इन द फोर्स exerted on the coast and any infrastructure there, and in some cases lead to a lot of ambiguity in the deal of meteor। एक बात बताओ, deal of the meteor क्या होता है? कोई लॉजिकल रिलेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव से? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव से ले अगर इसको लिया जाए, इसका क्या रिलेशन बता रहा है? एम्बिगुअस की बात कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑड वन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, दे सेड, उनका कहना है कि अमेजोन वाज टेस्टिंग वाटर्स बिफोर मेकिंग एनी लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर रिटेल, which owns the large format stores at the rate
कट्स ऑफ बैंक्स। अब ये भी देखो, अमेजोन ने क्या किया, वो वाटर्स को चेक कर रहा था, क्यों, किसी भी तरीके का लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन फ्यूचर रिटेल। जो फ्यूचर रिटेल क्या करता है, जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स को कहीं ना कहीं ओन करता है। लेकिन रेट कट्स ऑफ बैंक का मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो ऑड वन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, द ब्रेन, हमारा दिमाग जो है, जो बहुत चलता है ना, लोकेटेड इन द हेड, जो हेड में लोकेटेड है ब्रेन, यूजुअली क्लोज इन डिसीजन टू विदहोल्ड द मल्टीफोल्ड हाइक। कुछ गड़बड़ नहीं दिखा यहां पे, आगे पढ़ लो। अच्छा, इज एन ऑर्गन दैट सर्व्स एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम in all vertebrate and most invertebrate animals, which makes it the most complex organ in a vertebrate's body. ऑर्गन है, ब्रेन भी तो एक ऑर्गन है ना, लेकिन ये बताओ मल्टीफ्लोल्ड हाइक यहां पे कहां से आ गया, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है भैया, जो इररिलेवेंट है। वी आर डिफाइनिंग ओवर हियर एज अ ब्रेन, कि ब्रेन क्या है, जो लोकेटेड होता है इन हॉट यूजुअली क्लोज, राइट, और ये एक तरीके का ऑर्गन होता है दैट सर्व्स एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहां पे जो आपका गड़बड़ है वो क्या है, बी, आपका बी पार्ट, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, क्रूशियली, यानी कि कोई चीज क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए बात कर रहे हैं। द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बेस्ट नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भारत का सबसे बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माना जाता है, कैन अल्टर बोथ थ्रू चेंजिंग विंड पैटर्न्स। ये बताओ ऑटोमोबाइल सेक्टर में विंड चिप पैटर्न्स कहां से आ गए, गड़बड़ हो गया ये तो। एंड पे अटेंशन टू ईज प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो यहां पे गड़बड़ क्या है, सी पार्ट, मार्क कर दो ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, आसान था, मजा आई, चलो भाई आगे बढ़ो। अब आउट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस चूज द सेंटेंस व्हिच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सबसे फेवरेट पार्ट आप लोगों का और सबसे बढ़िया, एरर डिटेक्शन। चलो भाई, एरर देखो किसमें, एक ही सेंटेंस लिखा है, ठीक है, अब यहां पे देखना है कि एक ही सेंटेंस है, लेकिन यहां पे एरर किसमें है। वन हैज कम टू एसोसिएट बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स विद द फाइनेंस मिनिस्टर। कई लोग कहेंगे कि मैम ये तो सब देखने में एक जैसा लग रहा है, देखो डिफरेंस कहां का है, यहां पे इकोनॉमिक है, यहां पे इकोनॉमिकल है, ठीक, और डिफरेंसेस मैं आपको मार्क कर देती हूं तो आप लोगों को आसान होगा। यहां पे एक कम, और यहां पे भी एक कम, और यहां पे एक केम, ठीक है, यहां पे भी एक कम। वन हैज कम टू एसोसिएट बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर, यहां पे। अब ये देखो 3-4 मैंने डिफरेंसेस बता दिए, क्या होना चाहिए कि हर किसी एक के नॉलेज में आया, वन हैज कम टू एसोसिएट करने के लिए क्या, बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म अनाउंसमेंट्स को किसके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो इकोनॉमिकल रिफॉर्म तो होगा नहीं, और हैज लगा है तो हैज के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो V2 है, तो ये इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। फिर यहां पे लिखा है इकोनॉमिक रिफॉर्म तो सही है, लेकिन टू दी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, विद दी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रिफॉर्म अनाउंसमेंट करी उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहां पे क्या हो गया, बताइए, करेक्ट हो गया, बाकी सब यहां पे रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द बिल्डिंग एंड देन हिज रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबॉडी बिगेन टू स्क्रीम, चिल्लाने लगे सभी लोग। तो नो सूनर हैड ही एंटर, जैसे ही उसने बिल्डिंग में एंटर किया। अब नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन और देन, ये बताओ। नो सूनर लॉ ऑफ इन्वर्जन लेता है पहली चीज, ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन लेता है, तो ये ही हैड वाला तो यहां से हटा दो। अब इन तीनों में देखते हैं, हैड ही एंटर्ड द बिल्डिंग एंड देन, और ये क्या फॉलो करता है, देन को, है ना, एंटर्ड द बिल्डिंग एंड देन, तो ये देन वाला भी रॉन्ग हो गया। नो सूनर देन या देन, बताइए, तो देन को फॉलो करता है। अब आगे देखो, देन हिज रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबॉडी बिगैन टू स्क्रीम, है ना, चिल्लाने लगे सभी लोग। अब यहां पे एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द बिल्डिंग एंड देन हिज रूम
एंड देन हिज रूम जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहां पे क्या होना चाहिए था। देखो इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होगा, ठीक है। यहां पे आपका जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा गड़बड़ है ना। नो सूनर टेक्स देन, है ना। अब यहां पे देन तो लिखा था, लेकिन had he entered the building and then his room when the lights went out and everybody began to scream, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है कुछ, देख लेते हैं एक बार। no sooner had he entered, no sooner हमेशा than लेता है, the light went out and everybody देखो आंसर यहां पे क्या होगा, ये देखो। नो सूनर हैड ही एंटर्ड दी बिल्डिंग, ओके, एंड देन ये सही है। यहाँ पे देन वाले सभी रॉन्ग है, बाकी सब हटा दो। देन होगा, मेरा भी दिमाग कहां चला गया, देन वाला ही करेक्ट है, बाकी ये सही है अगर हम देखें तो। लेकिन एक गड़बड़ ये है यहाँ पे कि ओफो गलत वाला। वन से गाइस फिर से चेक करते हैं। इन सब में देन यूज हुआ है, इन सब इसमें देन यूज हुआ है, ठीक है। तो एक बात ये बता दूं कि यहाँ पे कहीं कहीं पर क्या हो गया है, कुछ सही बताने हैं, कुछ गलत। जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक बार देख लो, विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट वाला ही आपको सिर्फ बताना है, उसके अलावा और कोई भी आपको नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि गड़बड़ देखो हुई कहां पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अधूरा नहीं लग रहा कि देन हिज रूम व्हेन द लाइट्स, तो ये थोड़ा सा आपका गड़बड़ है, क्योंकि देन हिज रूम, यहां पे देन और देन दोनों आएंगे, ठीक। तो यहां पे भी वही गड़बड़ है, यहां पे तो लिखा हुआ है कि देन हिज रूम देन दी लाइट्स, लेकिन यहां पे ही हैड एंटर्ड लिख गया, यानी कि लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो नहीं हुआ। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द बिल्डिंग एंड देन हिज रूम देन दी लाइट्स went out and everybody began to scream। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। देन और देन दोनों ही आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, he neither has the guts nor the opportunity, he neither has the guts, he has neither the guts होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो। he has neither the guts होगा, क्योंकि neither और nor जिस के साथ लग रहे हैं उस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके साथ आएगी, तो he neither has guts रॉन्ग हो जाएगा, he neither has guts wrong हो जाएगा अगेन, ठीक है। he has neither the guts, he has neither the guts correct, nor the opportunity, nor the opportunity to leave the hotel lest he must be recognized, और यहां पे लिखा है lest he should be recognized। क्या आंसर होगा? lest हमेशा फॉलो क्या करता है, should को, must को कभी फॉलो नहीं करता। दो है यहाँ पे, neither nor और lest और should, right? So option number 3 is the grammatically correct sentence। There was only 2 bottles of milk and a loaf of bread in the refrigerator when we came back after a weekend at Shimla या in Shimla। पहले तो यही गलती हो गई कि in Shimla होना चाहिए था, तो पहला वाला तो यहां से देख के इसको रॉन्ग कर दो। There was only 2 bottles, was लगा है, तो यहाँ पे आप देखो was वाला भी गलत हो जाएगा। There were only, क्योंकि 2 bottles की बात करा है तो there were only 2 bottles होनी चाहिए थी of milk and a loaf of bread, okay, in the refrigerator, okay, when we came back और when we come back, जब हम वापस आए आफ्टर अ वीकेंड, तो केम बैक होगा कि कम बैक, कम बैक तो प्रेजेंट में आ जाएगा, तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, राजेश एंड आई आर एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस पेंटिंग बाय राज शोज ग्रेट आर्टिस्ट्री, राइट। तो यहां पे राजेश एंड आई कैसे हो सकता है, राजेश आपका थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग यहां पे मी आएगा, राजेश एंड मी, है ना, या आए, बताओ। सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा नहीं। अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, राजेश एंड मी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राजेश एंड आई आर एब्सोल्युटली श्योर दैट दिस पेंटिंग बाय राज shows greater artistry than that of रीता। अब एक बात बताओ, than that of रीता का बताया गया है ना, ऐसे ईएस वाली वर्ब का भी कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आई के बाद आर एब्सोल्युटली श्योर करेक्ट है, दैट दिस पेंटिंग बाय राज क्या कर रहा है, ये जो पेंटिंग है सिंगुलर है तो शोज आना चाहिए, यहाँ पे शोज नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर आर्टिस्ट्री देन रीता, तो यहाँ पे
देन लिखा है यहाँ पे, देन दैट ऑफ रीता लिखा हुआ है, तो देन दैट ऑफ हम कब यूज करते हैं बताइए? देन दैट ऑफ हम कब यूज करते हैं? जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तो हम ग्रेटर का यूज करते हैं। आर्टिस्टली तो अगर किसी भी तरीके का कंपैरिजन दिखाना है तो देन दैट ऑफ लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इसको आप पढ़िएगा। तो देयर हेयर इज द आंसर, ऑल आर इनकरेक्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो नेक्स्ट, 41 से 50 आपका क्या है? आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन आंसर करना है। कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस साथ में दिए हुए हैं टू लोकेट द आंसर। तो चलो पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन रीजन एंड बीइंग रीजनेबल, जो एक रिश्ता होता है किसके बीच में? किसी कारण में और किसी के कारण होने में। बीइंग रीजनेबल इज वेरी डेलिकेट, बहुत ज्यादा डेलिकेट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ज्यादा कठिन भरा है। रीजनेबलनेस परवेट्स मेनी इंपॉर्टेंट फील्ड्स, है ना। जो रीजनेबलनेस है, जैसे अगर आपको किसी चीज का यू आर बीइंग रीजनेबल, कारण है किसी चीज का, तो वो क्या करता है? परवेड करता है बहुत सारी चीजों को, है ना। क्या करता है? परवेड करता है मेनी इंपॉर्टेंट फील्ड को, कहीं ना कहीं व्याप्त हो जाती है, जैसे कि लॉ, इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। सिंस रीजन, अगर रीजन की बात करें, सो इट वर्क्स एज अ नोशन दैट इज एन अग्रीड अपॉन touchstone in society. It is imperative that we separate the moral conception of what it means to be reasonable so that we are able to access reason without being buried under its fate. तो देखो कहते हैं ना, एक कारण किसी चीज का कारण रीजन, और एक किसी चीज का कारण बनना, तो दोनों में कहीं ना कहीं चीजें इंपेरेटिव हैं। देयर इज अ मॉरल कंसेप्शन आल्सो जो उससे थोड़ा अलग है, और वो कहीं ना कहीं उसके अंडर इट्स वेट है। पीपल कैन नॉट बी रीजनेबल टू द रिग्रेसिव रीजन, लोग जो हैं रीजनेबल नहीं हो सकते रिग्रेसिव रीजन के। समझ रहे हो? मतलब कि कोई अगर किसी चीज का कारण है तो जरूरी नहीं कि वो उसका कारण बने। दैट सीक्स टू रैशनलाइज द रियल इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल द रीजन दैट जस्टिफाइज, जैसे जो एक रीजन है जो जस्टिफाई करता है कि कास्ट, रेस या पेट्रियार्की, पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधान चीजें जो होती हैं, तो ये जो रीजन है एक कारण है इसका, लेकिन ये आप रीजनेबल नहीं हो सकते। So it would be quite reasonable on the part of a person to deploy counter reason in order to overrule the regressive reason that seeks to legitimate the president. Legitimate मतलब किसी चीज को लीगल कर देना, लेजिटिमाइज कर देना। हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो पूर्वज है, जैसे कास्ट चला रहा है, पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। नाउ पीपल आर परफेक्टली रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ, लोग परफेक्टली रीजनेबल कब होते हैं? इन टर्म्स ऑफ ट्रांसग्रेसिंग एंड बैड प्रेसिडेंट दैट इज इटर्नल टू कास्ट, रेस एंड पेट्रियार्की। देखो हम कहते हैं ना कि एक रीजनेबल प्राइस होता है। अगर हम रीजनेबल की बात करें तो रीजनेबल प्राइस भी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट में जाते हैं। रीजन मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ, इसके कारण, ये कास्ट है, ये रिलीजन है, ये ऐसा है। बट समथिंग इज सेंसिबल, कोई चीज उचित होना, रीजनेबल होना, कारण होना उस चीज का, तो वो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। सो जो लोग हैं दे आर परफेक्टली रीजनेबल, उचित होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसग्रेसिंग एंड बैड। जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं पूर्वज के टाइम से, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। रीजन विल एड पीपल टू क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंट, है ना, यानी कि जो कारण है वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करता है कि एक नई चीजें और डेवलप करे। द न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी बेस्ड ऑन द नीड, और जो नया प्रेसिडेंट आपको अगर आप चालू करना भी चाहते हैं तो किस पर आधारित होना चाहिए? नीड टू बी रीजनेबल टू वन, वो किसी न किसी के लिए उचित होना चाहिए। सो बीइंग रीजनेबल विद पीपल जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन। सो उचित होना उन लोगों के साथ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो रीजन यानी किसी रीजन की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट कर सके। शुड नॉट फॉर्म इनटू अ परमानेंट, डू नॉट हर्ट द बिलीफ एंड सेक्रेट सेंटिमेंट्स ऑफ कॉमन पीपल। तो कहीं ना कहीं एक परमानेंट नहीं बना सकते इसी चीज को कि लोगों के बिलीफ या जो उनका सेक्रेट प्रैक्टिसेस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उसको नुकसान पहुंचे। सो दिस वुड लीड टू अ रोमांटिसाइजेशन ऑफ पीपल दैट वुड नेचुरली अमाउंट टू कंसीडिंग टू मच ग्राउंड टू दोज हु यूज प्रेडेटरी फॉर्म्स ऑफ रीजन टू परपिचुएट देयर सोशल प्रैक्टिसेस। सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए अलग अलग तरीके के बहुत सारे कारण होते हैं। सो अगर हम जैसे इन द लैंग्वेज ऑफ मार्केट देखें, बीइंग रीजनेबल इज बीइंग प्रोपोर्शनेट टू द यूटिलिटेरियन डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। जैसे हम मोल भाव करते हैं ना, बाजार जब जाते हैं, बाजार की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रीजनेबल, कि भैया थोड़ा कम लगा लो,
है ना, उचित दाम लगा लो, है ना, वो चीज यहाँ पे समझा रहे हैं. सो बीइंग रीजनेबल इन्वॉल्व द एथिकल कैपेसिटी ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ वंस परचेजिंग कैपेसिटी और कैपेसिटी टू होल्ड ऑन. मतलब रीजनेबल क्या इन्वॉल्व करता है, उन चीजों को, एक एथिकल कैपेसिटी को इन्वॉल्व करता है दैट यू आर अवेयर ऑफ वंस परचेजिंग. खरीदारी के लिए आप अवेयर हैं कि भैया उचित दाम इसका तो ये होना चाहिए. सो दस अ पर्सन, इसीलिए जो पर्सन है विद लो परचेसिंग कैपेसिटी, जो जिसके अंदर नेगोशिएशन की काफी अच्छी एक कैपेसिटी, विल फाइंड इट रीजनेबल टू शॉप ओनली इन मार्केट्स वेयर सेकंड हैंड आर्टिकल्स आर सोल्ड. तो वो सिर्फ जहां पे सेकंड हैंड आर्टिकल्स बिकते हैं ना, वहीं तक ही सिर्फ सीमित रह सकते हैं. एज मेंशन्ड अब जैसे के ऊपर बोला गया, बीइंग रीजनेबल इज डिफाइंड, बीइंग रीजनेबल उचित होना इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी टू मैक्सिमाइज द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंटरनलाइजिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में बात करना. अब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, आगे जाकर के देखना, इसमें एरर फाइंड आउट करनी होगी. सिमिलरली अ वेंडर विदाउट द फैसिलिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि जो वेंडर होता है, अगर सिमिलरली देखा जाए बिना कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी के, वुड फाइंड इट क्वाइटली रीजनेबल टू सेल ऑफ हिज पेरिशेबल गुड्स एट लो प्राइसेस. ऑब्वियस सी बात है, उसके पास अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा तो अपने वो प्रोडक्ट्स को वो सेल ऑफ कर देगा ना कम दाम में. तो रीजनेबलनेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल जस्टिफिएबिलिटी, जो म्यूचुअल जस्टिफिकेशन है उसके तौर पर, विच इन टर्म इज बेस्ड ऑन द कंपैटिबिलिटी ऑफ वैल्यूज. टू पुट इट डिफरेंटली, अगर इसको हम डिफरेंट तरीके से देखें, रीजनेबलनेस वुड इन्वॉल्व ईच according to his capacity of buying and each according to his structural capacity to hold on. और reason इस केस में क्या होता है, guides rationally guided reason to conduct oneself within the limits that would save them from embarrassment. जो उनको embarrass, देखो हम कहते हैं ना, जैसे हमें किसी चीज का रीजन पता चल जाता है तो हम उस पर काम करके हम आगे एम्बेरस होने से बच जाते हैं. इसलिए रीजन और रीजनेबल, क्योंकि रीजनेबल में भी रीजन आता है, इसलिए हम सोचते हैं एक जैसे हैं, बट वो ऐसा नहीं होता है. वही चीज यहाँ पे बताने की, रीजनेबलनेस thus eliminates the ground that would foment the sense of feeling annoyed or feeling hurt or a sense of being treated unfair. तो इन सारी चीजों को एलिमिनेट कर देता है. एज द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड इन्फॉर्मर्स, जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस मिला, the constraining principle of each according to their cognitive capacity, जो उनकी cognitive capacity उसके according चीजें होती हैं. Thus students from such background tend to get their research supervisors who have expertise in the subject that the students can handle, जो handle कर सकते हैं. Lastly बोला गया, it works out reasonably well with the teacher. तो टीचर के साथ वो एकदम बहुत अच्छे से काम करते हैं. The teacher who does not like to face intellectual interaction with the students, so students के साथ एक intellectual interaction नहीं करना चाहते. So it works out reasonably well. Such students, वैसे students क्या करते हैं, also find such allotment quite reasonable in selecting research topic that will offer them soft landing otherwise on the tough terrain of research. So इसीलिए बच्चों के पास भी ये एक ऑप्शन होता है कि वो जो उनको अलॉट किया गया, that is quite reasonable in selecting research topic. So the allotment committee is quite reasonable to both the teacher as well as the student. तो वो भी कहीं ना कहीं रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से अलॉटमेंट कमिटी भी काम करती है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो. अल्टीमेटली रीजनेबलनेस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल जस्टिफिएबिलिटी, जैसा कि अभी बताया गया. ठीक है, बीइंग रीजनेबल टू वन सेल्फ, अगर आप अपने से रीजनेबल हैं, is to refrain from internalizing the negative image that is imposed on one. तो दूसरे के ऊपर जो एक नेगेटिव इमेज जा रही है ना, वो नहीं जाएगी. Such people would not have any reason to morally subject oneself to the moral exploitation. वही सारी चीजें बार बार लिखी हुई हैं. One has to recognize that one has the equal human value. One has not gotten gift, but one has recovered it by deploying one's national faculty. Basing our reasonableness on the mutual justifiability is conservative and does not advance on cognitive power, and it ultimately leads to utilitarian trade-off. कुल मिलाकर के यहाँ पे जो अनफेयर है चीजें, है ना, जस्टिफिएबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो बात घूम रही वो रीजन और रीजनेबल में घूम रही कि रीजन, भैया रीजन की वजह से आप आगे चीजों पर काम करते हैं, और जो रीजनिंग होती है, मतलब जो रीजनेबलनेस होती है ना, वो क्या, वो आप जो चीजें ऑलरेडी हैं उन पर काम करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से. तो बताओ, इन द लास्ट पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा, वन सेंटेंस गिवन अंडर इन्वर्टेड कॉमास विद 4 वर्ड्स गिवन इन बोल्ड व्हिच मे और मे नॉट बी मीनिंगफुली अप्रोप्रिएट. तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इन्वर्टेड का रीजनेबलनेस दस एलिमिनेट्स द ग्राउंड. तो एलिमिनेट्स ही करेक्ट है, या एलिमिनेट को कुछ करेगा, एलिमिनेट्स करेगा या अनफेयरली करेगा, क्या करेगा?
एलिमिनेट्स या एलिमिनेटिंग, फोमेंट या फोमेंट, हर्ट या हर्टिंग, अनफेयर या अनफेयरली। 4 वर्ड्स हैं, तो यहां पे 4 वर्ड्स में अगर देखो एलिमिनेट्स तो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर वर्ब है। वुड, फोमेंट भी करेक्ट है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द सेंस ऑफ फीलिंग अनॉयड और फीलिंग हर्ट और द सेंस ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, एक ऐसा सेंस जहां आपको अनफेयरली ट्रीट किया गया, राइट। एडवर्ब की नीड है तो अनफेयर से अनफेयरली यहां पे रिमूव होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसीडिंग टू मच ग्राउंड? What do you mean by the term conceding? Concede मतलब क्या होता है? When you are unwillingly doing something or accepting something, है ना? आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उसको accept कर रहे हो, right? तो unwillingly accepting a big task, option number 2 is the correct answer. Next, what can be suitable synonym to pervade? Pervade का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया। Pervade का मतलब क्या होता है? Suffuse, packed, flow, attach या प्रेम्पटरी। परवेड करना चीजों को, है ना, यानी कि क्या करना, यानी कि सफ्यूज करना, ठीक है। क्योंकि पेरेम्पटरी का मतलब क्या होता है, एक व्हेन यू इंसिस्ट ऑन द इमीडिएट अटेंशन, राइट। तो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट डज बीइंग रीजनेबल इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ एथिकल कैपेसिटी? तो ये तो अभी हमने पढ़ा, जो एक एथिकल कैपेसिटी होती है ना हमारी परचेजिंग वाली, है ना, उसको हम बोलते हैं। तो ये क्या, बीइंग अवेयर ऑफ वंस परचेसिंग कैपेसिटी और कैपेसिटी टू होल्ड ऑन। नेक्स्ट, एज पर द पैसेज व्हाट डज लीड टू अ यूटिलिटेरियन ट्रेड ऑफ, जो एकदम लास्ट में ही लिखा हुआ था, इंटरनलाइजिंग द नेगेटिव इमेज, डिप्लॉयमेंट ऑफ रैशनल फैसिलिटी और व्हाट, या बेसिंग और रीजनेबलनेस ऑन द म्यूचुअल जस्टिफिएबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द सेकंड पैराग्राफ a sentence is given in bold and is divided into 4 parts. मैंने कहा था ना एरर आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है ना, सिमिलरली अ वेंडर विदाउट द फैसिलिटी, है ना, ऑफ कोल्ड स्टोरेज वुड फाइंड इट क्वाइट रीजनेबल और क्वाइटली रीजनेबल। इट के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा कि एलवाई हट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाइट रीजनेबल, ठीक है। सो यहां पे आपका एरर किस पार्ट में हो जाएगा बेटा, सी पार्ट में, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए था, ओनली क्वाइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसग्रेसिंग द बैड प्रेसिडेंट, है ना। ट्रांसग्रेसिंग मतलब क्या होता है, क्योंकि ये फ्रेज है, तो ट्रांसग्रेस मतलब क्या होता है, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, है ना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, दायरे से बाहर जाना एकदम, टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, इसका मतलब होता है। तो बैड प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, बैड प्रेसिडेंट मतलब बैड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जो पूर्वज हमारे करके गया, जो भी चीजें हैं वो चीजें हो गई। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अ बैड एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सुटेबल एंटोनिम ऑफ द पेट्रियार्की? पेट्रियार्की यू ऑल नो, नाउ दिस वन इज वेरी इजी, अ सिस्टम और सोसाइटी विच रन्स बाय द मैन, राइट, एंड वुमेन्स आर लार्जली एक्सक्लूडेड। लेकिन इसका एंटोनिम बताना है, तो मैट्रियार्कल हो सकता है, फिलियल भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सारे हो सकते हैं, तो सारे हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सुटेबली फिल्ड इन ब्लैंक ए टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस? चलो ब्लैंक में चलते हैं, कहां था ब्लैंक, ये रहा। हमने यहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस बोल दिया था, तो यहां पे सोशल प्रैक्टिसेस क्या होगा, सोशल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, दैट इज परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग, है ना, कोई चीज करने में आपकी कंटिन्यूअस चीजें रहती हैं, है ना। तो परमानेंस या परसिवरेंस बताइए, कंसिस्टेंसी। तो सोशल जो एक आपका डोमिनेंस है, गर्व है, डोमिनियरिंग चीजें हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। एंड द लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ टफ टेरेंट टू द स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा कठिन भरी चीज क्या होती है स्टूडेंट्स के लिए, बताइए। दैट इज द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड द स्टूडेंट, ये फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था। सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन विद यू ऑल एंड इट वाज अ फन। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में हमारे साथ जुड़िएगा। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.